सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के हमारे सचिव महोदय राजेश अग्रवाल जी, राजीव शर्मा जी, आरईसी के हमारे डायरेक्टर महोदय, यहाँ के डायरेक्टर महोदय मोहंती जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी आदरणीय मित्रगण। मित्रों, आज एसपी निस्तार के लिए आज बहुत ही खुशियों के क्षण हैं। इस संस्थान से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय देश भर में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए 9 राष्ट्रीय संस्थान और 21 CRC के माध्यम से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहा है। 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो दिव्यांगजनों के समावेशी विकास सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास शुरू किए गए वो आज सर्वविदित दिखाई देते हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया गया। शैक्षणिक संस्थानों में भी 3% से बढ़ाकर उसको 5% स्थान सुरक्षित किए गए और स्किल ट्रेनिंग के काम को विशेष रूप से आगे बढ़ाया गया। स्किल ट्रेनिंग लेने के बाद जो दिव्यांगजन अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए दिव्यांगता वित्त विकास निगम से लोन उपलब्ध करा के और ई-कॉमर्स से उसको जोड़ करके दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए विभाग काफी सशक्ति के साथ में आगे बढ़ रहा है। आज इस केंद्र पर जिस भवन का आदरणीय नड्डा जी की गरिमा में उपस्थिति में उनके करकमलों से लोकार्पण किया गया, अभी तक ये हमारा केंद्र 100 बिस्तर वाला था, लेकिन नए भवन का जिसका आपके द्वारा लोकार्पण किया गया उसके ग्राउंड फ्लोर पर वहां पर ओपीडी के साथ में लैब, एक्सरे की सुविधाएं और माइनर ओटी भी वहां पर रहेगा। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर वहां पर बेड होंगे और टॉप फ्लोर पर वहां पर योगा की और मनोरंजन की गतिविधियां दिव्यांगजनों के लिए वहां संचालित की जाएंगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कैंपस में दिव्यांगजनों के लिए उनके स्किल ट्रेनिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए एक केंद्र का यहां पर भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो 3-4 माह में ही लगभग हम लोगों की कोशिश है कि वो 3-4 माह में पूरा हो जाए और उस केंद्र के माध्यम से दिव्यांगजनों को स्किल ट्रेनिंग की गतिविधियों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जाए। ये केंद्र अभी मैं आदरणीय जब हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हमारे सम्मानीय धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे थे, मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए और उन्होंने यहां पर जो दिव्यांगजनों के लिए उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए और जिस तरह से आगे बढ़कर उन्होंने घोषणा की है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यहां पर और दिव्यांगजनों के लिए यहां पर खेलकूद केंद्र का विश्वविद्यालय यहां पर स्थापित किया जाता है तो ये आने वाले समय में उड़ीसा के इस केंद्र से पूरे देश में और अपनी एक पहचान बनाते हुए अभी भी हमारे इस केंद्र से हमारे जो डिप्लोमा कोर्स पढ़कर निकलने वाले, जो हमारे डिग्री कोर्स करने वाले, मास्टर डिग्री कोर्स करने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो केवल देश में ही नहीं कई देशों में जाकर और यहां से निकलने वाले विद्यार्थी अपनी सेवाएं वहां पर दे रहे हैं। यहां पर केवल उड़ीसा ही नहीं, इस केंद्र में देश के कई राज्यों से आकर और दिव्यांगजनों के क्षेत्र में अपनी सेवाएं लेने के लिए, यहां पर पुनर्वास के लिए, इलाज कराने के लिए लोग बड़े आशा और विश्वास के साथ में आते हैं। वह केंद्र इस नए भवन के लोकार्पण होने से यहां पर फिजियोथेरेपी की, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की और ओटी की ये सुविधाएं और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से इस केंद्र के माध्यम से संचालित हो सकेंगी और हमारा यह केंद्र उड़ीसा, न केवल उड़ीसा बल्कि पूरे देश में दिव्यांगजनों के लिए एक प्रकाश स्तंभ की भांति अपनी पहचान बनाता हुए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। चूंकि आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम बहुत सारे लगे हुए हैं, मैं आज बहुत आग्रह के साथ में मैं उनको यहां पर आने का मैंने आमंत्रण दिया था और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनकी गरिमा में उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आरईसी के हमारे जो डायरेक्टर महोदय हैं, जिन्होंने CSR फंड से और यह जो नया भवन है, इस नए भवन को बनाने में जो उन्होंने CSR फंड दिया, तो मैं आरईसी के डायरेक्टर महोदय जी का भी, उनके विभाग का भी और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और इसी के साथ साथ आज तो हमारा कार्यक्रम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो उनके लिए सुनने के लिए हम लोग आए हुए हैं। मैं चाहता हूं उनका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हो
ताकि हम सब उन सब के मार्गदर्शन में इस केंद्र को आने वाले समय में और भी ज़्यादा अच्छी सुविधाएं और भी ज़्यादा अच्छी सेवाएं दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रदान करने में हम सब लोग सफल हों। और मैं इस केंद्र के हमारे डायरेक्टर महोदय, उनके विभाग के सभी सहयोगियों को एक अच्छे केंद्र की पहचान बनाने में जिन मानवीय संवेदनाओं के साथ में आप सब काम कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आप सभी का हृदय से आभार धन्यवाद करता हुआ इस आशा और विश्वास के साथ में कि हमारा एसपी निस्तार केंद्र आने वाले समय में पूरे देश में अपनी एक विशिष्ट पहचान के साथ में और हमारे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के मानव संसाधन विकास मंत्री जी के सहयोग से इस केंद्र को हम राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बनाने में सफल होंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय तथा आपका हृदय से पुनः आभार। देवियों और सज्जनों, एक महान व्यक्तित्व की प्रेरक उपस्थिति ही किसी भी कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करती है और ऐसा ही महान और प्रभावशाली व्यक्तित्व है माननीय सांसद श्री जेपी नड्डा जी का, जो आज इस उद्घाटन समारोह को शोभायमान करते हुए हमारे मध्य मंचासीन हैं। वर्ष 1993 में आपने पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विधायक के रूप में कार्यभार संभाला तथा 1995 में आपको सर्वश्रेष्ठ विधानसभा सदस्य के पुरस्कार से नवाजा गया। 1998 में आप पुनः विधायक चुने गए तथा हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला। वर्ष 2007 में आप हिमाचल प्रदेश सरकार में वन एवं पर्यावरण, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री बने। आपने वर्ष 2014 से 19 तक भारत सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की कमान भी संभाली तथा वर्ष 2020 में आपको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। माननीय, आपकी जीवन यात्रा तथा आपका सकारात्मक आभा मंडल एवं ऊर्जा हमें अपने कर्तव्यों के प्रति कर्मठ रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। मेरा माननीय सांसद महोदय श्री जेपी नड्डा जी से सविनय आग्रह कि वे कृपया अपनी ओजमयी वाणी में हमारा मार्गदर्शन करें। आज के इस कार्यक्रम में, उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी और भारत सरकार में शिक्षा मंत्री सम्मानीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे भारत सरकार में सामाजिक कल्याण और एम्पावरमेंट मिनिस्टर सम्मानीय वीरेंद्र कुमार जी, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, राजेश अग्रवाल जी, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटी, हमारे TSC बोस जी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, हमारे PP मोहंती जी डायरेक्टर, राजीव शर्मा जी जॉइंट सेक्रेटरी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर के सभी हमारे टीचिंग के स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारे सभी सदस्यगण और मेरे साथ आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश के उड़ीसा के अध्यक्ष श्री समीर महंती जी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज स्वामी विवेकानंद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे खुशी भी है और संतोष भी है कि 100 बेडेड एनेक्सी बिल्डिंग रिहैबिलिटेशन सेंटर का, उसका श्री गणेश करने का भी मुझे मौका मिला और आप सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूं और ऐसे कार्यक्रम में शिरकत करने के मौका के लिए जो आपने मुझे ये आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद, आयोजकों का विशेष करके धन्यवाद।
यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के भी अनावरण करने का मुझे सौभाग्य मिला। उसके लिए भी मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ। मुझे बताया गया है कि हमारे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से विशेष करके एंडोस्केलेटन टेक्नोलॉजी के तहत, जो कि सामान्यतः आर्थिक दृष्टि से इकोनॉमिकल भी पड़ता है, उसको हम सब लोगों ने बढ़ाने का प्रयास किया है और रिहैबिलिटेशन सेंटर में इसका उपयोग हम सब लोग करने वाले हैं। इसके लिए मैं आप सबको विशेष करके बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ आरईसी को भी और श्री बोस जी को, जिन्होंने आर्थिक रूप में इस 100 बेडेड हॉस्पिटल को साकार करने में अपना योगदान किया है और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट विथ पीपल विथ डिसेबिलिटी, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए आपने जो ये सामाजिक बीड़ा अपने कंधों पर उठाया, इसके लिए मैं आपको व्यक्तिगत रूप में और आरईसी को मैं इसके लिए बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। मित्रों, हम सब लोग एक बदलते परिवेश में भारत आत्मनिर्भर हो, आगे बढ़े, हर दृष्टि से आगे बढ़े, इंस्टीट्यूट्स आगे बढ़े, इस कार्य में लगे हैं। मुझे बताया गया है कि ये इंस्टीट्यूट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, ईस्टर्न रीजन के लिए और सदर्न रीजन के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग रिहैबिलिटेशन के लिए यहाँ आते हैं और कई बार लंबी वेटिंग लिस्ट भी देखनी पड़ती है। मुझे लगता है कि ये जो 100 बेडेड हॉस्पिटल का एडिशन हुआ है, यह इसमें कहीं न कहीं एक सुविधा प्रदान करेगा और लोगों की आशाएं और आकांक्षाओं तक इसको पूरा करने में अपना योगदान करेगा। अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टि से बात करें तो आज मैं ये भी कह सकता हूँ कि देश आत्मनिर्भरता की ओर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और ये रिहैबिलिटेशन के बारे में तो राजेश जी ने बताया और हमारे वीरेंद्र कुमार जी मंत्री जी ने बताया कि किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दुनिया की परिवेश में देखें तो रिहैबिलिटेशन का काम तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसमें देश ने अपनी एक पहचान बनाई है, उसको भी आज के दिन स्मरण करना, उसको याद करना और उसको आत्मचिंतन करके आत्मसात करना, यह भी आवश्यक होता है। मैं यहाँ आज इस कार्यक्रम में आया हूँ, पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ। मुझे मालूम है कि ट्यूबरक्लोसिस की दवा इस देश में दवा के इजाद होने के 25 साल बाद आई थी। मुझे मालूम है कि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की दवा इस देश में आने में 28 साल लग गए थे। मुझे मालूम है कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को भारत में आने में 100 साल लग गए। 1906 में जापान ने इसका दवाई इजाद की थी, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की। 2006 में यह भारत में पहुंची। पल्स पोलियो को नेशनल प्रोग्राम बनने में 30 साल लग गए। हर दृष्टि से देखा जाए, डिप्थेरिया के लिए देखा जाए, दवाई आने में यहां 25 साल, टेटनस की दवाई आने में 25 साल, 30 साल लग गए। लेकिन इस सेंचुरी का, इस शताब्दी का सबसे बड़ा पेंडेमिक आया कोरोना। पहला केस 20 जनवरी 2020 को केरला में डिटेक्ट हुआ। 20 अप्रैल को टास्क फोर्स 2020 में बन गया और 9 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक सपोर्ट दे करके और साइंटिस्ट को इनकरेज करके एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके आत्मनिर्भर भारत का परिचय दिया। 2 वैक्सीन। और आज आप सब लोग यहां बैठे हुए हैं, आपको ऐसी तस्वीर यूरोप में नहीं मिलेगी, आपको ऐसी तस्वीर अमेरिका में नहीं मिलेगी। अमेरिका का जो बाइडेन भी
भाषण देने आते हैं तो मास्क उतारते नहीं तो मास्क पहने होते हैं। और आप सब लोग बड़े नजदीक बैठे हैं बिना मास्क के। ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि 130 करोड़ के देश को 217 करोड़ का डबल डोज विद बूस्टर लगा करके मोदी जी ने मुफ्त में हमारे को सुरक्षा कवच दिया है। यह आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। इसको हमको समझना पड़ेगा। अमेरिका हमसे ज्यादा सक्षम था, यूरोप हमसे ज्यादा सक्षम था, जर्मनी, इटली, फ्रांस ये हमसे ज्यादा सक्षम थे, लेकिन इनकी स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा गईं 2 महीने के अंदर। ये अपने आप को लाचार महसूस करने लगे, इसलिए क्योंकि नेतृत्व तो फैसला नहीं कर सका कि जान बचाएं या आर्थिक जगत बचाएं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया जान है तो जहान है। और पहले लॉकडाउन लगाया, देश को 2.5 महीने में तैयार किया। जब लॉकडाउन लगा था तो वी डिड नॉट हैव इवन 1 PPE किट, वी डिड नॉट हैव आइसोलेशन सेंटर्स, वी डिड नॉट हैव आइसोलेशन बेड्स, वी डिड नॉट हैव ICU बेड्स, वी डिड नॉट हैव कोरोना हॉस्पिटल्स। 2.5 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2.5 महीने में भारत को PPE किट लेने वाला ही नहीं, PPE किट एक्सपोर्ट करने वाला देश बना दिया और आत्मनिर्भर बना दिया। और उसके साथ साथ आइसोलेशन बेड, ये जर्मन हैंगर की तरह हर जिले में बड़े बड़े डॉर्मेट्रीज बने, आइसोलेशन सेंटर्स बने। और तब कहा मोदी जी ने कि जान है तो जहान है। अब जान भी है और जहान भी है, दोनों को बचा करके चलेंगे। दिस इज लीडरशिप विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसलिए कोरोना मैनेजमेंट ने अपने आप में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान किया है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, 2017 की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, उस नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने एक मूलभूत परिवर्तन लाया है, जिसको आप लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए, और जिसके कारण आज हम कह सकते हैं कि हम स्वास्थ्य के दृष्टि से अस्वस्थ न होने दें, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। पहले क्या था? ओनली क्यूरेटिव, पहले बीमार पड़ो बाद में तुम्हारा क्योर करेंगे। आज हम लोगों ने प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव, और प्रिवेंटिव के साथ साथ प्रमोटिव, और प्रमोटिव के बाद क्यूरेटिव, और क्यूरेटिव के बाद पैलिएटिव, और पैलिएटिव के बाद रिहैबिलिटेटिव, और उसके बाद क्रॉस रेफरल्स रखने की कोशिश की है। यह नई शिक्षा नीति, नई स्वास्थ्य नीति का परिवर्तन है। 1,50,000 health centers is being converted into health and wellness centers. At the age of 30, everybody will have a blood checkup, blood pressure checkup, diabetes, hypertension, इसके साथ साथ हमारे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, डेंटल हेल्थ, ये सारी चीजों की चिंता की जाएगी, ताकि हमको 30 साल की उम्र में पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति इंक्लाइन टू हार्ट पेशेंट है, इंक्लाइन टू डायबिटीज है, इंक्लाइन टू हाइपरटेंशन है, इंक्लाइन टू मेंटल हेल्थ है। इसकी क्या किस तरफ ये बढ़ रहा है, इसको जान करके उसका प्रिवेंशन किया जा सके। उसी तरीके से प्रमोटिव हेल्थ, अब हर एक वेलनेस सेंटर में हम योग को प्रमोट कर रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हमने आयुष ब्लॉक खोला है, और योगा को भी प्रमोट कर रहे हैं, आयुर्वेद को भी प्रमोट कर रहे हैं, और एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, एलोपैथी, यूनानी, ये सब एक साथ क्रॉस रेफरल्स में काम करेंगे। यानी हम अलग अलग नहीं काम करेंगे, हम एक साथ मिलकर के व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करेंगे। इस बात को हमने जोड़ने का प्रयास किया। मित्रों, अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं तो मुझे खुशी है कि आज 50 करोड़ पीपल, 50 करोड़ पीपल, 50 करोड़ पीपल का मतलब होता है द होल ऑफ अमेरिका, द होल ऑफ यूरोप and the whole of Canada, all taken together is our Ayushman Bharat. And Ayushman Bharat का मतलब है
5 लाख रुपए का हेल्थ कवर टू एवरी इंडिविजुअल 50 करोड़ पीपल, विच इज द 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। हम जाते हैं दुनिया में बोलते हैं यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर। इससे बड़ा हेल्थ केयर का कौन सी स्कीम है दुनिया में, इसको भी हमको समझना चाहिए। मैं आपके सामने ये सारी बातें इसलिए रख रहा हूं क्योंकि देयर इज ए सी चेंज। आप सब लोग पॉलिसी मेकर्स भी हैं और पॉलिसी इंप्लीमेंटर्स भी हैं, इसलिए आप लोगों के जहन में ये आना जरूरी है कि जो लोग आज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, जो लोग आज देश को चला रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वो मूल परिवर्तन करने के लिए योजनाएं बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को भी हमको याद रखने की जरूरत है। मित्रों, मैं आपके सामने बहुत सी बातें कह सकता हूं। आज मैं उड़ीसा में आया हूं, मुझे खुशी है कि पिछले 8 वर्षों में यहां भी हमने 6 मेडिकल कॉलेजेस, 3 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स, चाहे पुरी हो चाहे कोई हो, सब जगह हमने नए नए मेडिकल कॉलेजेस खोले। एक जमाने में एक मेडिकल कॉलेज खुलने का मतलब होता था जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया हो, और आज उड़ीसा में 6 मेडिकल कॉलेजेस हैव बीन गिवन इन पास्ट 8 years. We had 387 medical colleges, now we have got 596 medical college. The increase is 55%. We have undergraduate seats. In 2014 we had 51,000 undergraduate seats. Today we have got 89,000, 90,000 seats. It's a 75% increase. 75% की increase है। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स में 31,000 सीटें थी, आज 60,000 सीटें हैं। 93% का इंक्रीज है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कैसे हम बदल रहे हैं इसको भी हमको समझना चाहिए। 2014 तक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 7 थे, 7। आज 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और उसी तरीके से अगर हम बात करें मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पर भी मैंने जैसे कहा 6 मेडिकल कॉलेज बालासोर में खोला, बारीपाड़ा में खोला, बोलंगीर में खोला, कोरापुट में खोला, और इसके साथ साथ पुरी में भी खोला, और जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उसके लिए भी काम किया, और 2 नए मेडिकल कॉलेज जाजपुर और कालाहांडी। अब आप कालाहांडी को आप जानते हैं, कालाहांडी का अर्थ सारे देश में क्या बनता है? कभी कोई सोच सकता था कि कालाहांडी में वी विल हैव ए मेडिकल कॉलेज? एंड नाउ वी आर हैविंग ए मेडिकल कॉलेज। वह बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ेगा। इस बात को हमको समझना होगा, इसको हमको ध्यान रखना होगा। मित्रों, मैं बहुत सी बातें आपके साथ कर सकता हूं। आपने अब देखिए, ये विकलांग से दिव्यांग, आप इसमें इसकी स्पिरिट को समझिए। व्हाट मैसेज इट गिव्स? इट गिव्स ए मैसेज कि ईश्वर के लोगों की सेवा करने के लिए हमारे भाई विद स्पेशल एबिलिटीज, वो हमारे देवता हैं, उनकी सेवा करना है, उनकी हमको चिंता करना है। इस बात को हम उसमें से बताने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से आपकी कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज, विच वॉज ओनली 7 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज वर देयर ऑफ डिसेबिलिटी। टुडे यू हैव गॉट 21 कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी। क्यों आप लोग इतने सालों तक इंतजार करते रहे सिर्फ डिसेबिलिटी बढ़ाने के लिए? क्यों? इसलिए क्योंकि सरकारों ने इसके बारे में सोचा नहीं, चिंता नहीं की। आज अगर मैं एयरपोर्ट्स की बात करूं तो एयरपोर्ट्स में भी बड़ी संख्या में एयरपोर्ट्स हैं जो स्पेशल एबिलिटी के लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स, हर एक जगह स्पेशल एबिलिटी के लोगों के लिए विशेष करके व्यवस्था की जा रही है। और उसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन साइन एंड लैंग्वेजेस एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, यह भी सेटअप किया जा रहा है। यानी उनको बराबर का दर्जा देना, उनको एक मुख्य धारा में शामिल करना, इस तरीके की बातचीत हम लोगों ने की है। आपको जानकर खुशी होगी कि 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और 55 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स स्पेशल एबिलिटीज के साथ तैयार हुए हैं, और इस तरीके से हम विकसित होने के प्रयास को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, मैं ये कहूँ कि आज 100 बेडेड हॉस्पिटल का श्री गणेश हुआ है। दिस इज नॉट ए फुल स्टॉप, यह शुरुआत है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर हम विकास करेंगे और लोगों की चिंता करेंगे और इस इंस्टीट्यूट को नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बात को हम आपको बताना चाहते हैं। और मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि मैं भाषण देने के लिए नहीं कह रहा हूं, हम इनकी गहराइयों में जाने वाले लोग हैं, हमने इसकी चिंता करनी है। आज हमें खुशी होती है कि नॉर्थ ईस्टर्न रेंज के सारे लोग यहां पर आकर के रिहैबिलिटेट करने का प्रयास करते हैं। भगवान किसी को इस तरीके की परिस्थिति ना दे, लेकिन अगर इस तरीके की परिस्थिति होती है तो उनको सम्मान पूर्वक उनका इलाज करना ये उनका अधिकार है। तो ये हमारा दायित्व है, इसको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है, जिसको हम पूरा करेंगे। मैं एक बात और अंत में अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा। मेडिकल स्टूडेंट्स को इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि मुझे मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ लंबा समय गुजारने का मौका मिला है। मैं शायद है कि अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो प्रदेश में भी पूरे 5 साल स्वास्थ्य मंत्री रहा और देश का भी पूरे 5 साल स्वास्थ्य मंत्री रहा। मैं डॉक्टर्स को यही कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात, आप भी कहिए, मैं भी कहता हूं, जिस लगन के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस तत्परता के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस तत्परता के साथ आप मानवता की सेवा कर रहे हैं, मैं आपको सलाम भी करता हूं, आपको बधाई भी देता हूं और आपको साधुवाद भी देता हूं। मैंने दुनिया के डॉक्टर्स देखे हैं। अगर दुनिया के डॉक्टर्स के पास 15 के बाद 16वां पेशेंट आ जाता है तो वो कहते हैं आई एम डन, माई डे इज ओवर। और हमारे यहां डॉक्टर्स की स्थिति ऐसी रहती है बेचारे कि वह सुबह 9 बजे के लगते हैं और 3-3 बजे तक ओपीडी में बैठे रहते हैं लंच के बगैर, और वो लोगों की सेवा कर रहे होते हैं। पहले जनरल पेशेंट्स निकालते हैं, बाद में वीआईपी पेशेंट्स निकालते हैं, फिर वीवीआईपी पेशेंट्स निकालते हैं, फिर कोई ना कोई रिश्तेदार वाला भी आ जाता है कि इसको भी आज ही देख लो, कल का इंतजार मत करो, और आप सबको देखते हैं। मैं जानता हूं धर्मेंद्र जी, शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, लोग 12 घंटे की ड्यूटी देते हैं, आपने 24 घंटे की ड्यूटी सुनी होगी, लेकिन आपको यह मालूम नहीं होगा कि हमारे डॉक्टर्स 36 आवर्स की भी ड्यूटी देते हैं। यह अकल्पनीय है, लेकिन मैंने देखा है सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर रेसिडेंट्स, वो आज आते हैं, परसों जाते हैं, और दे आर वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, कोरोना में दुनिया की सारी हेल्थ सर्विसेज ने एक तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दिया। भारत की हेल्थ सर्विसेज फ्रंटलाइन वर्कर से लेकर के सारे लोग खड़े रहे, इसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई देता हूं। मैं जानता हूं बहुत लोग बोल देते हैं पल्स पोलियो को हम लोगों ने समाप्त कर दिया, इरेडिकेट कर दिया, और आज भी अगर कोई पल्स पोलियो का वायरस कहीं किसी सेप्टिक टैंक में मिल जाता है तो हम सारी की सारी दवाई की सारी उसकी बैच की चिंता करके उसको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं भी जानना चाहता हूं, और लोगों को भी मैं आपको बताना चाहिए, आप डॉक्टर से मेरी एक शिकायत रहती है कि आप काम बहुत करते हैं, बोलते नहीं हैं। कुछ लोगों को प्रचार करके बताया भी करो कि आप कितना काम करते हैं। हमने कह दिया हम पल्स पोलियो मुक्त हो गए, हम कह रहे हैं कि हम 2025 में ट्यूबरक्लोसिस मुक्त हो जाएंगे। ट्यूबरक्लोसिस की संख्या कितनी है? 15 लाख से ज्यादा, 15 लाख से ज्यादा हमारे पेशेंट हैं। और आप देखिए कहां लद्दाख, कहां द्रास, कहां कारगिल, कहां हमारे छत्तीसगढ़ का बस्तर, कहां कोंटा, कहां हमारे महाराष्ट्र के ट्राइबल एरिया, और कहां हमारे रेगिस्तान के इलाके, वो हमारा जैसलमेर और सारा इलाका। उन दूर दराज इलाकों में भी अगर हमारे हेल्थ वर्कर पोलियो की 2 बूंद पिला करके आते हैं और भारत को पोलियो मुक्त रखते हैं तो बहुत बड़ा काम करते हैं, इंसानियत का काम करते हैं। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। साथ ही एक निवेदन और करना चाहता हूं,
कि आप किसी से सर्टिफिकेट की आशा मत रखो, क्योंकि आप मानवता का काम कर रहे हैं। सेल्फ सर्टिफिकेट इज द बेस्ट सर्टिफिकेट। आपको खुद से सेटिस्फाई होना पड़ेगा, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं, मैंने स्वास्थ्य विभाग को बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कोई अगर आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होते हैं या कोई मिनिस्टर होते हैं तो 2 मिनट में आपको सड़क बनती हुई दिख जाती है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि आज उसको आप पल्स पोलियो की गोली पहनाते हो तो 12 साल बाद पता चलता है कि यह पोलियो मुक्त है कि नहीं है, इसकी चिंता करनी पड़ती है। आज किसी को आप डिप्थेरिया की दवा देते हो तो आपको 10 साल बाद पता चलता है कि यह उससे मुक्त है। इसलिए हमको किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, हमको अपने मानवता का काम करना है, और बेस्ट सर्टिफिकेट इज योर पर्सनल सर्टिफिकेट। इस बात को आपको जरूर मैं कहना चाहूंगा। और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के और हमारे अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर के लोगों को, अब मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर को भी बहुत नजदीक से जानता हूं। एक पेशेंट आता है, 3-3, 4-4 महीने आप उस पर काम करते हैं, वो डिसेबल होता है, किस तरीके से आप उसको एबल बनाते हैं, किस साइंटिफिक तरीके से आप उसको आगे बढ़ाते हैं, एक बहुत बड़ा मानवता का काम होता है। और मैं समझता हूं कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। जिस दिन पेशेंट एबल होकर के बाहर जाता है, दैट इज द बेस्ट सर्टिफिकेट विच यू कैन हैव। दिस आई वुड लाइक टू से। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपके ज्यादा समय न लेता हुआ आपके प्रति एक साधुवाद का संदेश देता हुआ और साधुवाद देता हुआ आपसे मैं कहूंगा कि आप अपने काम में लगे रहिए। मोदी जी के नेतृत्व में हम आपकी चिंता करते हुए अच्छे से अच्छे सेंटर को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देशर पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री तथा जनप्रिय सांसद माननीय श्री जगत प्रसाद नड्डा जी निकट में आम कृतज्ञता निवेदन करुछु एवं यह परे परे जर्नल ऑफ रिहैबिलिटेशन आनुष्ठानिक लोकार्पण होगापाई जाऊँगी। ये आम आपण मन को सूचित करूँ 2015 मसीह प्रकाशित हो आसूची यही जर्नल ऑफ रिहैबिलिटेशन पुनर्वास संबंधित बहुविध आलेख्य एवं गवेषणालब्ध प्रबंध ए स्थानित होईछि। यूजीसी केयर जर्नल और EBSCO इंडेक्सिंग पई आवेदन होइथिबा एही जर्नल खूब शीघ्र स्वीकृति पाइबापी जाऊँगी एवं तार चतुर्थ खंडर द्वितीय संस्करणर आनुष्ठानिक लोकार्पण करुछंती मंचमंडन करिथिबा वरेण्य अतिथिवृंद आपण मानकर विपुल करताली ए मुहूर्त को अधिक स्मरणीय रखिब। अनेक अनेक शुभेच्छा जनाऊछु। या परे परे सहायता उपकरण एवं आत्मनिजुक्ति किट्स प्रदान करिवे वरेण्य मुख्य अतिथि एवं मंचमंडन करिथिबा अतिथिवृंद। आमे श्री सत्यनारायण पोन को मंचरे स्वागत करिबो, जहां को लेफ्ट पार्शियल हैंड प्रोस्थेसिस विथ मैकेनिकल हैंड प्रदान करिवे मान्यवर मुख्य अतिथि श्री जगत प्रसाद नड्डा महोदय। श्री सत्यनारायण पोद कदलपट्टी पोपुंगा बरगढ़ अंचल ए बंधु को आमे लेफ्ट पार्शियल हैंड प्रोस्थेसिस विथ मैकेनिकल हैंड आमे प्रदान करी कृतज्ञता जनाऊछु एवं तंकर निरामय जीवन पाई महाप्रभु निकट रे प्रार्थना बाढ़ुछु। परे परे श्री जगमोहन होता बालेश्वर जिल्लार श्री जगमोहन होता लेफ्ट ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस श्री जगमोहन होता को मंचरे स्वागत करिबो एवं परे परे आहुति रणा मिस आहुति रणा OTM लेबर कॉलोनी कटकर बासिंदा आहुति रणा जहां को बायलैटरल हियरिंग एड प्रदान करिवे वरेण्य अतिथि। सुश्री आहुति रणा 12 वर्षर
OTM लेबर कॉलोनी कटकर बासिंदा बायलैटरल हियरिंग एड प्रदान करुछंती आज वरेण्य अतिथि परे परे सुश्री वर्षाराणी रथ बायलैटरल हियरिंग एड माध्यम से श्रवण बाधित शिशु आहुति शुणापी सक्षम होती अभिनंदन जनाऊँ। वर्षाराणी रथ से बायलैटरल हियरिंग एड ग्रहण करुछंती वरेण्य अतिथि ठारू। परे परे नमिता दोलाई श्रीमती नमिता दोलाई को मंच में स्वागत करूँ। मोटराइज्ड सीविंग मशीन नमिता को मोटराइज्ड स्विंग मशीन एवं नर्मदा सिंह को लैपटॉप प्रदान करुछंती वरेण्य अतिथि। एठारे सहायता उपकरण एवं आत्मनियुक्ति किट्स प्रदान करुछंती वरेण्य अतिथि आमे कृतज्ञता जनाऊँ। एवं जो बंधु माने आज एठारे सहायता उपकरण एवं आत्मनियुक्ति किट्स लाभ करिसेंती सेमानंक पई आपण माने प्रोत्साहन एक करताली प्रदान करेंगे। समस्त को अनेक अनेक अभिनंदन आम जनाऊँ। आपण मैंने देखिपुंट चलवाई से सक्षम होती यह मुहर केवल नुहे आम समस्त मुहर हस फुटाऊँ। अनेक अनेक बधाई जनाऊँ। यहाँ परे परे अनुरोध करूँ श्री TSC बोस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर REC लिमिटेड आनुष्ठानिक धन्यवाद अर्पण पाए।